नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि एमपी टेट वर्ग 2 के अंतर्गत जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा उसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा। क्योंकि यहां मैं लिख रखा है ना 120 प्रश्न। आप इसको ज्यादा सीरियस मत लेना, हम इस वीडियो में 120 प्रश्नों की बात करने वाले हैं। वैसे पेपर तो आपका 150 प्रश्नों का ही आएगा, 150 नंबर का होगा, क्योंकि 30 प्रश्न जो रहेंगे वो विषय वस्तु से रहेंगे और बचे हुए 120 प्रश्न रहेंगे विषय से। जो विषय वस्तु है वही है आपकी क्या है, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान व समसामयिक, घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता और शिक्षा शास्त्र पेडागोजी। तो इससे आएंगे आपके 30 प्रश्न। बचे हुए जो 120 प्रश्न रहेंगे वो आपके होंगे किससे, वो आपके होंगे विषय वस्तु से, विषय से। जो आपका विषय आपने लिया है, चाहे आप विज्ञान से भरे या हिंदी साहित्य से भरे, अंग्रेजी उर्दू साहित्य से भरे, संस्कृत से भरे या फिर आप विज्ञान गणित से भरे, जिससे ही भरेंगे उसके 120 प्रश्न आएंगे। पहले इसके मात्र 60 प्रश्न आते थे 2018 तक। कितने आते थे? 60 आते थे। 2018 के बाद इसका नियम बदल दिया गया और कर दिए गए 120 प्रश्न। जब मैंने पेपर दिया था तो मेरे समय पर 60 प्रश्न आए थे। बाकी के जो 90 प्रश्न थे उसमें भाषा फर्स्ट थी, भाषा सेकंड थी और 30 नंबर की थी बाल विकास। 90 नंबर सब में कॉमन होते थे। अब 120 प्रश्न, मतलब अब सिर्फ 30 नंबर कॉमन होंगे, 120 आपका विषय रहेगा। क्योंकि पाठ्यक्रम जानना सबसे ज्यादा जरूरी क्यों होता है, क्योंकि आपको जो पेपर बनने वाला है आपके लिए वो आपको फेल करने के लिए बन रहा है, ना कि आपको पास करने के लिए। आप सब बीएड वाले होंगे या डीएड वाले होंगे, आपने पढ़ा होगा ये निश्चित रूप से कि यदि एक छात्र फेल हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा व्यवस्था फेल हो गई। एक छात्र के फेल होने को हम शिक्षा व्यवस्था के फेल होने से मानते हैं, लेकिन ध्यान रखना आप जो छात्र हैं वो आपको छात्र ही नहीं मानते हैं। आपको फेल करने के लिए ही पेपर बनाया जाता है। लाखों की भीड़ है और हजारों भी नहीं लेने हैं। इसलिए आपको पेपर जो बनेगा वो पास करने के लिए नहीं बनेगा, फेल करने के लिए बनेगा। तो आपको जो आपकी तैयारी होगी वो भी बहुत एडवांस होनी चाहिए कि वो भी अपनी पूरी जोर आजमा ले, फिर बावजूद इसके आप पेपर में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। हम सिलेबस को समझते हैं। सबसे पहले इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, इनसे मिलाकर आपके 120 प्रश्न आने हैं। तो देखते हैं अपन कि इतिहास में हमसे क्या पूछा जाता है। जो हमारा सोर्स है वो हमने ऑफिशियल वेबसाइट जो MPESB की है उससे डाउनलोड किया है सिलेबस, वहीं से हम आपको बता रहे हैं। और स्तर भी सामान्य ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, कुछ विशेष कठिन नहीं होगा। नॉर्मल भी प्रश्न आएंगे और हार्ड भी प्रश्न आएंगे। इतिहास की बात करें कि इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों जरूरी है हमें इतिहास पढ़ना। मेरे मन में बहुत बार प्रश्न आया, आपके मन में भी आया होगा कि भैया जब इतिहास एक बार जो चीजें बीत चुकी है फिर क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ना। किसी ने कहा कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? अरे हो गया युद्ध, लड़ाई की बातें क्यों करें। बाबर भारत कब आया था? आया था बाबर भारत, मिट गया उसका ही वंश, क्या करें। महमूद गजनवी ने कब भारत पर आक्रमण किया था? क्या फायदा होगा इसको पढ़ने से? इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। ये बातें छोटे की हैं, जब हम बचपन में पढ़ते तब दिमाग में ऐसा आता था। किसी ने कहा कि वो अकबर का जन्म कब हुआ था? अजी जब तो मेरा भी जन्म नहीं हुआ था, मेरे पिताजी का भी जन्म नहीं हुआ था, दादाजी का भी जन्म नहीं हुआ था। तो ये जो बैक बेंचर्स जवाब देते हैं वो उसी समय के लिए ठीक रहता है, मजाक की बात है। वास्तव में इतिहास से हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर एक पन्ने में ढेर सारी सीख छुपी होती है इतिहास का। अगर हम कोई भी युद्ध का वर्णन देखें, जो हिंदू राजा हुए थे, राजपूत राजा हुए थे, इनकी एक क्वालिटी थी। क्या क्वालिटी थी? जब दुश्मन आक्रमण करता था, ये उनसे मजबूत है, उनसे पैसे वाले, उनसे सक्षम, उनसे वीर हैं, लेकिन ये सीना तान कर लड़ते थे, सामने से लड़ते थे, आमने सामने की लड़ाई लड़ते थे। ये धोखा नहीं दे सकते थे। लड़ते लड़ते अगर दुश्मन की तलवार हाथ से गिर जाए तो अपनी फेंक देते और कहते थे कि आप हाथों से लड़ो, बाजुओं से लड़ो। जबकि जो दुश्मन आते थे, विरोधी आते थे, वो चाहते थे कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से हमें जीत मिले। वही वजह रही कि भारतीय राजाओं को कई बार हार देखनी पड़ी। अपने यहां पर गद्दारी नहीं थी। समय बदला, समय का चक्र ऐसा बदलता जरूर है। कुछ आतंकवादी आए, हमारे यहाँ विस्फोट करके चले गए, हमारी सेना उनके यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक करके आ गई। अरे इंतजार थोड़ी करेंगे, ये समय है, बदल गया है ना। तो आइए इतिहास को देखते हैं कि हमें इतिहास में पढ़ना क्या क्या है। इतिहास में हमें सबसे पहले पढ़ना है कि इतिहास जानने के स्रोत। अब आप कहेंगे इतिहास जानने के स्रोत क्या होते हैं भैया? इतिहास हमें कहां से इतिहास की जानकारी मिलती है? कहीं ना कहीं हम कोई किताब पढ़ेंगे, कोई ग्रंथ पढ़ेंगे, उसमें लिखा होगा कि फलाने समय पर यह हुआ था। यही है ना इतिहास जानने की जानकारी। या फिर हम पढ़ते हैं शिलालेख मिल जाए कोई, जैसे हमारे यहाँ नजदीक 5-6 किलोमीटर दूर गुजर्रा शिलालेख है दतिया जिले में। आपने जरूर सुना होगा, किताब में पढ़ा होगा, जहां सम्राट अशोक का नाम अशोक मिलता है। ऐसे भारत में सिर्फ 2 शिलालेख है। तो ये गुजर्रा एक हमारे पास में है। तो यहाँ से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। कहते हैं कि जहां से अशोक की सेना गुजरती थी वो कहीं ना कहीं अपना शिलालेख अपनी यादें बनवा देता था।
तो जरूर यहां से सेना गुजरी होगी अशोक की, सम्राट अशोक की। शिलालेखों के अलावा अभिलेख हो गए या कहीं भी कई सारे ग्रंथ हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारियां मिलती हैं, तो हमें उनके बारे में पढ़ना है। फिर आता है आदि मानव का विकास व पाषाण काल, हड़प्पा व वैदिक कालीन सभ्यता। हमें आदि मानव का विकास पढ़ना है, हमें हमारे पूर्वज कैसे थे, क्या करते थे। हड़प्पा सभ्यता, अजी हम देखें कि उस समय के लोग इतने एडवांस हुआ करते थे, उस समय की ये व्यवस्थाएं थी, उस समय भी पक्की नालियां हुआ करती थी, है। तो हमें इतिहास से सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर आते हैं जैन व बौद्ध धर्म, मौर्य गुप्त व हर्षकाल, विदेशों से संपर्क व भारत के संबंध तथा सामाजिक व आर्थिक जीवन पर उसका प्रभाव। फिर हम पढ़ेंगे कि धर्म, जैन धर्म की स्थापना कैसे हुई, बौद्ध धर्म की स्थापना कैसे हुई, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, हम मौर्य राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य जो उस समय हुआ करते थे, उस समय जो विदेशी भारत में आए, इत्सेन फाहयान, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा, विदेशों से हमारे कैसे संबंध हुआ करते थे और सामाजिक व आर्थिक मुद्दे उस समय के हमें पढ़ने पड़ेंगे। बड़ा रोचक विषय है, आपको मजा आएगा पढ़ने में। फिर आता है मध्यस्थ का प्रारंभ व इतिहास जानने कि संगीत, मोहम्मद गौरी व महमूद गजनबी के आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, खिलजी वंश, तुगलक वंश व लोदी वंश के संदर्भ में सल्तनत कालीन सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक स्थिति, मुगल काल का संक्षिप्त परिचय, प्रमुख शासक, सामाजिक आर्थिक व सामाजिक जीवन तथा संगीत, चित्रकला व वास्तुकला, मुगल काल का पतन, विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य, मराठा व सिख शक्ति का उदय। इतिहास में ही हमें पढ़ना है कि महमूद गजनवी कब आए, दिल्ली सल्तनत, खिलजी वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश, इन सब के बारे में भी हमें पढ़ना है, कैसे इनका उदय हुआ, कैसे इनका पतन हुआ। हमें मुगलों के बारे में भी पढ़ना है, बाबर ने जब मुगल शासन की स्थापना करी तो उस समय उनकी क्या रणनीति हुआ करती थी, क्या कारण रहा कि उनका वंश समाप्त हो गया, कैसे उनका पतन हुआ, कौन उन समय में वीर शासक हुए, धार्मिक स्थिति क्या थी, जैसे जजिया कर वगैरह हो गया, राजनीतिक स्थिति क्या हुआ करती थी, उनके आसपास कौन राजा थे, वो सब हमें पढ़ना पड़ेगा। उनके प्रमुख युद्ध कौन कौन से रहे या अन्य जो कोई भी काम हो वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। खास करके ऐतिहासिक इमारतें कि किसने कौन सी इमारत बनवाई है, बहुत अधिक प्रश्न इससे आते हैं। फिर उसके बाद आए भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, सत्ता के लिए उनकी आपसी संघर्ष, ब्रिटिश कंपनी की सफलता। जब यूरोपीय कंपनी, डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, ब्रिटिश आए, वो सब आपस में ही लड़ने लगे थे सबसे पहले, तो उनमें ब्रिटिश सबसे आगे निकल गए, अंग्रेज, तो उनका भारत में भी शासन हो गया। तो वो आए, क्या वजह रहती थी कि वो लड़े, क्यों लड़े, कौन जीता, बांडीवास का युद्ध हो गया, ये वो फलान ढिकान। तो उस समय जो भी हुआ घटनाएं वो हमें पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद हम हमारी क्या कमियां रहीं कि हम अंग्रेजों के अधीन हो गए, जो सिर्फ हमारे यहाँ पर दुकान खोलने आए थे, हमसे परमिशन लेकर बिजनेस करना चाहते थे, छोटा मोटा धंधा करना चाहते थे, वो हमारे राजा बन गए, शासक बन गए हमारे। अब हमारे यहाँ उनके नियम चलने लगे, शिक्षा व्यवस्था हमारी उनके हिसाब से हो गई। उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छे भी काम किए हैं, जैसे कि रेल भारत में लाए, डाक सेवा भारत में लाए, आती भारत में जरूर आती, हम तो उनसे भी आगे रहे हैं, इतिहास उठाकर देख लीजिए, हम उनसे भी आगे रहे हैं हमेशा, लेकिन शायद समय लग सकता था। तो इतिहास का माफ करिए, ट्रेन भारत में कब आई, कहाँ चली, कौन किसके शासनकाल में चली, या उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, वायसराय कौन था, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा। राष्ट्रीय आंदोलन जो भारत की स्वतंत्रता के लिए संग्राम हुए, जैसे 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहलाता है, या अन्य भी कोई राष्ट्रीय आंदोलन हुए, उस समय भारत के राजनेता रहे, उनकी क्या स्थिति रही, उन्होंने क्या किया है, वो सब हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है स्वतंत्रोत्तर भारत की प्रमुख घटनाएं, जैसे कामोर समस्या, 1962 का चीन युद्ध, 1965 एवं 71 का भारत पाक युद्ध, भारत में आपातकाल भारत का अधिक शक्ति के रूप में उदय। तो फिर जब हम आजाद हुए उसके बाद देश में क्या हुआ, किस किस से हमारे युद्ध हुए, अन्य देशों से हमारी कैसी विदेशी संबंध है, भारत कैसे एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत सबसे बड़ा दुनिया का लोकतंत्र है। तो कैसे ये सब संभव हुआ, क्या इसके कारण रहे, हमें वो सब भी पढ़ने पड़ेंगे। बाद में अगर हम आए तो हमें पढ़ना है फिर नागरिक शास्त्र। इतिहास के बाद हमें पढ़ना है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र पढ़ना क्यों जरूरी होता है, इतिहास तो हमने समझ लिया कि हमें अपने आप को जानने का मौका मिलता है, जो हमने गलतियां इतिहास में की हैं वो अब ना दोहराएं, इसलिए हम इतिहास पढ़ते हैं। तो नागरिक शास्त्र हमें क्यों पढ़नी पड़ती है, क्योंकि यह नागरिक माने व्यक्ति, हम नागरिक ही तो हैं। हमारे जीवन में या हमें जीवन जीने के लिए जो जरूरतें हैं, जो हमारे अधिकार हैं, उनकी जानकारी हमें नागरिक शास्त्र में ही तो मिलती है।
पाठ्यक्रम के हिसाब से देखें तो हमें परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्रीय प्रतीक, स्थानीय स्वशासन जैसे ग्रामीण व नगरीय संस्थाएं, गांव में सरपंच होते हैं, शासक, शहर में जाएंगे तो नगर पंचायत, नगर निगम, इन सब के बारे में हमें पढ़ना होगा। कहाँ मिलेगी जानकारी? नागरिक शास्त्र में। फिर आती है भारतीय संविधान, विशेषताएं, नागरिक के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। इसको आप विशेष रूप से पढ़ें, नागरिक के मौलिक अधिकार और कर्तव्य। अधिकार से तो 99 क्या 100% प्रश्न आएगा। हो सकता है वो कोई आर्टिकल पूछ ले, हो सकता है किस देश के संविधान से लिए गए हैं, पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं। या फिर वो पूछ ले कि जो भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं वो क्या है, किस देश के संविधान से लिए गए हैं, कब लागू किए गए थे, संपत्ति का अधिकार कब निरसित किया गया था, इन सब के बारे में पूछ सकते हैं। बाल एवं मानव अधिकार आयोग, संघीय व्यवस्थापिका, लोकसभा, राज्यसभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय गठन शक्तियां, कार्य राज्य सरकार, राज्यपाल एवं राज्य मंत्रिपरिषद, निर्वाचन आयोग, कार्य एवं शक्तियां, निर्वाचन की क्रिया। तो भारत में जो राष्ट्रपति है उनके क्या कार्य हैं, उनकी क्या शक्तियां हैं, लोकसभा के क्या कार्य हैं, राज्यसभा के क्या कार्य हैं, यही सब तो हमें जानने को मिलेगा। ये नागरिक शास्त्र का ही तो भाग है संविधान। तो संविधान को जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये सब जानने को मिलेगा और इससे बहुत कुछ सीख जाते हैं आप। कल को आपकी गाड़ी कहीं पकड़ ली जाए पुलिस के द्वारा और आपने हेलमेट भी लगा रखा है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन आप उनको हार्ड कॉपी नहीं लिए हुए हैं, आप उनको डिजी लॉकर में सेव करके रखे और वो पुलिस वाले मान नहीं रहे हैं, तो आप अपने अधिकारों का उनको बता तो सकते हैं कि देखिए ये हमारे अधिकार है। कल के दिन आपकी कोई गिरफ्तारी हो जाए किसी कारण से और 2 दिन आपको थाने में ही बिठा के रखे, तो आप कह तो पाएंगे कि संविधान तो कहता है कि 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करना होगा, क्यों आपने थाने में बिठा के रखा है। तो ये जानकारी हमें कहां से मिलेगी? संविधान से मिलेगी। संविधान को पढ़ना होगा हमें। लोकसभा, राज्यसभा, इनके क्या कार्य होते हैं ये सब पढ़ने पड़ेंगे हमें। प्रजातंत्र कार्य प्रणाली, प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व और कार्य। राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं, जैसे उदाहरण के लिए बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, तृणमूल कांग्रेस या अन्य जो भी पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं या क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। वो क्यों जरूरी है, क्यों लोकतंत्र में विपक्ष जरूरी है, वो सब कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा। यहीं से प्रश्न बनेंगे। प्रजातंत्र की सबसे ज्यादा चुनौतियां कौन कौन सी रहती हैं? निरक्षरता, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, बेरोजगारी, आतंकवाद, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, संवैधानिक संरक्षण, भारत की विदेश नीति व पड़ोसी देशों से संबंध, संयुक्त राष्ट्र और भारत का योगदान। तो आपको यह भी पढ़ना पड़ेगा कि वर्तमान में हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे हमारी कैसे संबंध है। जैसे भारत ने हाल ही बजट में अफगानिस्तान के लिए, मुझे पैसे याद नहीं है लेकिन कुछ बजट उसके लिए निकाला है कि उसमें विकास कार्यों के लिए। श्रीलंका के लिए हमने क्या किया है, हमारे पाकिस्तान और क्या नाम चीन से क्या संबंध है, ये सब हमें कहीं ना कहीं पढ़ना तो पड़ेगा ही। यही हमारे प्रश्न इससे आएंगे। इसके अलावा देखिए भारत में निरक्षरता क्यों है, क्यों लोग पढ़ना नहीं चाहते, अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, संप्रदायवाद क्यों फैल रहा है, आतंकवादी घटनाएं क्यों फैल रही हैं, क्या इनकी कमी है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। फिर आता है हमारा भूगोल। इसके बाद क्या पढ़ना है हमको? भूगोल। भूगोल मतलब जियोग्राफी। तो भूगोल में भैया हमें क्या पढ़ना है वो भी जान लेते हैं। भूगोल में सौरमंडल, अक्षांश व देशांतर रेखाएं, ग्लोब व मानचित्र। जब हम भूगोल पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी स्थिति कहाँ है। जैसे मैं टूटा फूटा नक्शा बनाऊं, हालांकि मुझे तो बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन कोशिश करता हूं ऐसे ऐसे करके कुछ, और लगभग ऐसा ही भारत का नक्शा दिखता है। मतलब मेरी तो कतई जहर ड्राइंग है, लेकिन इस तरीके का भारत का नक्शा है। तो हमारी स्थिति क्या है, मध्य प्रदेश में है तो कहाँ पर है? हमारे पड़ोसी देश चीन किस तरफ है, बांग्लादेश किस तरफ है, पाकिस्तान किस तरफ है, श्रीलंका किस तरफ है, वो सब हमें जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे। अक्षांश व देशांतर रेखाओं से भी हम स्थिति समझ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जब आप सड़क यात्रा से कहीं जाते हैं सड़क मार्ग से, तो आपको पता होता है कि वहां पर माइलस्टोन लगा रहता है, जहां लिखा होता है कि प्रयागराज इतने किलोमीटर या भोपाल इतने किलोमीटर, इंदौर इतने किलोमीटर। तो आपको पता तो है कि आप फलानी जगह है, लेकिन जब आप आसमान में यात्रा कर रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस जगह पर? आप कह देंगे यहां से बादल दिख रहे हैं, वही है हम, क्या एग्जैक्ट लोकेशन बता पाएंगे? या फिर आप पानी में, जहां पर आपको सैकड़ों किलोमीटर दूर तक सिर्फ पानी पानी दिख रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो कहां उसमें क्या माइलस्टोन लगा है? वहां आप अपनी स्थिति देशांतर और अक्षांतर रेखाओं के आधार पर ही बता पाएंगे। तो यह भी हमें पढ़ना जरूरी होता है। इसके अलावा देखिए कि स्थल मंडल, पृथ्वी की गतियां, ऋतु परिवर्तन, परिवर्तनकारी बाह्य व आंतरिक शक्तियां व उनके कार्य, मृदा संरक्षण,
वायुमंडल, वायुमंडल का संगठन, वायुदाब। हम पढ़ेंगे इसमें कि मौसम का बदलाव कैसे होता है, ऋतुएं कैसे परिवर्तित हो जाती हैं, क्या कारण रहता है, दिन कब बड़ा होता है कब छोटा होता है, क्या कारण रहता है कि दिन छोटा बड़ा हो जाता है, नॉर्वे का क्या कारण है कि वहां पर रात को इस कहते हैं चमकते सूर्य का देश, अरे जापान को क्यों कहते हैं उगते सूर्य का देश, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां हो जाता है। तो ये सब ये सामान्य सी बातें हैं जो कि हमें पढ़नी पड़ेंगी। फिर आते हैं जलमंडल, लहरें, धाराएं, ज्वार भाटा, वर्षा और प्रमुख महासागर। हम पढ़ेंगे जब जलमंडल को जब पढ़ेंगे हम तो देखेंगे कि वर्षा क्यों होती है, क्यों किसी क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होती है, क्यों किसी क्षेत्र में वर्षा बिल्कुल कम हो जाती है। पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा। मेघालय के माथेरान या चेरापूंजी बहुत अधिक वर्षा होती है। राजस्थान के कई जिले ऐसे हैं जहां पर वर्षा को लोग पानी को तरस जाते हैं, या राजस्थान के बहुत सारे, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर वर्षा कम होती है। तो कारण क्या रह जाता है कि वर्षाएं किसी जगह बहुत होती हैं, किसी जगह कम होती हैं। ज्वार भाटा क्यों आता है, प्रमुख महासागर कौन कौन सी है, कौन सा महासागर, जैसे हिंद महासागर है तो किस किस देश से लगता है, इसमें व्यापार के प्रमुख मार्ग कौन कौन सी हैं, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं। भारत स्थिति विस्तार, भौगोलिक संरचना, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, खनिज एवं उद्योग शक्ति, संसाधन, प्रमुख फसलें, परिवहन के साधन, जनसंख्या व उसका वितरण। जब भारत को हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, कहां भारत में नदियां हैं, कहां भारत में पर्वत हैं, कौन सा पर्वत है, कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी सबसे बड़ी नदी है, कौन से भारत में जो है नदियों पर बांध बनाए गए हैं, कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना है, कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा। समस्त महाद्वीप, अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, धरातलीय संरचना, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, खनिज, तो सभी महाद्वीपों के बारे में हमें पढ़ना है। कितने महाद्वीप हैं पूरे विश्व में, आप कहेंगे 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? भारत कौन से महाद्वीप में आता है, उद्योग कौन कौन से हैं, आपदाएं भारत में कौन कौन सी आ सकती हैं या अन्य देशों में कौन सी आपदाएं आती हैं। आपदाएं कैसी, प्राकृतिक आपदाएं, जैसे जापान में सुनामी आ जाती है, भारत के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, कुछ में सूखा पड़ जाता है, कहीं कहीं भूकंप आ जाता है। तो प्राकृतिक आपदाएं, उनका संरक्षण हमें पढ़ना है, उनका प्रबंधन हमें पढ़ना है। प्रमुख फसलें, रबी की फसल कौन है, खरीफ की फसल कौन है, कौन से क्षेत्र में कौन फसलें होती हैं, है जी, ये सब चीजें हमें पढ़नी है। अब आता है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, अंत में क्या आता है, अच्छा माफ करिए अभी अर्थशास्त्र और है। अर्थशास्त्र में हमको पढ़ना है भैया आर्थिक विकास, भारत के समक्ष आर्थिक चुनौतियां, आर्थिक प्रणाली एवं वैश्वीकरण, मुद्रा का वित्तीय प्रणाली। तो जब हम अर्थशास्त्र पढ़ने जाते हैं तो अर्थशास्त्र में हम जानेंगे, जैसे हाल ही में बजट पेश किया है, ये मोदी सरकार की दूसरी कार्यकाल का आखिरी बजट है, तो इसमें बजट में क्या किया गया है, भारत कैसे विश्व के सामने उभरती अर्थव्यवस्था बन रहा है, भारत के सामने क्या चुनौतियां आ रही हैं, वो सब कुछ हमें अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ना होगा, राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी। अंत में हमारा जो विषय रहेगा वो है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे। अच्छा, इसमें पंचवर्षीय योजनाएं भी पढ़नी है, पंचवर्षीय योजनाओं सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसके लिए होती है। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों में सामाजिक विज्ञान की प्रकृति एवं अवधारणा, सामाजिक विज्ञान क्या है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे कैसे और खुद कैसे पढ़ेंगे, कक्षागत प्रतिक्रियाएं, गतिविधियों एवं परिचर्चा, विवेचनात्मक चिंतन प्रक्रिया का विकास। तो शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे जो है इसके अंतर्गत सिर्फ यही आता है कि हम छात्रों को कैसे उनका सर्वांगीण विकास कराएंगे, कैसे उनको सामाजिक विज्ञान में रुचि पैदा करना सिखाएंगे, छात्रों का सामाजिक विज्ञान के प्रति रुझान उनकी आकर्षित करेंगे, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। तो इसके लिए हम क्या कर पाएंगे, वो सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं उनके अंतर्गत आ जाता है। तो मैंने कोशिश की आपको बताने की कि किस विषय से क्या क्या पूछा जा सकता है, और सामाजिक विज्ञान में जो 120 प्रश्न आएंगे वो कहां कहां से आएंगे, यहीं से आपके 120 प्रश्न आने हैं, आपको यही सब विस्तार से पढ़ना होगा। सिलेबस के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। जी भाई, मिलते हैं नई वीडियो में जिसमें हम किसी और विषय का सिलेबस समझेंगे पूरा बारीकी से। तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।